अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन ये किया है कि उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है कि 2-4 हफ्ते हुए, तो अब उन्हें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। इस तरह के काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन जो केयर करनी होती है और जो एहतियात करनी होती है उसके बारे में बात करें। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि जो ट्रांसप्लांट के तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। प्री ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट से पहले जो सारे टेस्ट हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए तो इशू हो सकता है। फिर ट्रांसप्लांट सर्जरी, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी काफ़ी SOPs फॉलो करने होते हैं, हॉस्पिटल कैसा हो, थिएटर्स कैसे हों, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ख्याल रखना होता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक इम्यूनोसप्रेसेंट्स देनी होती, तो वो स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जब इन 2 स्टेप से गुजर जाते हैं, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद स्क्रू अप करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी गलती कर लेते हैं कि जिसकी वजह से उनके गुर्दे या तो रिजेक्शन हो जाती है या फिर उन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस रखना होता है एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन का। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो इन्फेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं या कुछ कैंसर हो सकते हैं। अगर आप कम देंगे तो रिजेक्शन होगी, और ये एक अच्छा समझदार पढ़ा लिखा नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकता है। इसके लिए ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना चाहिए। तो पहला स्टेप तो ये कि पहले कोई 4-6 हफ्ते ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन दोनों देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सर्जिकल वूंड का ख्याल रखना होता है, एक स्टेंट होता है वो निकालना होता है। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका कोई साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका वो स्टेंट अंदर से निकला ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल डिसफंक्शन हो जाते हैं। गुर्दों को ट्रांसप्लांट, किडनी को मसला होता है। तो लेकिन जब 4-6-8 हफ्ते गुजर जाएँ, सर्जिकल इशू सारे सॉल्व हो जाएँ, तो फिर आपने केयरफुली ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना होता है, ट्रांसप्लांट फिजिशियन के साथ, ताकि वो आपकी क्रिएटिनिन मॉनिटर करे, ड्रग लेवल मॉनिटर करे, मेडिसिन टेपर डाउन करे, और इसी तरह से प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ और हो सकता है वो करे। तो स्टेप 1 तो ये एक टिप 1 कि आप एक जो है ना ट्रांसप्लांट फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें, ताकि वो आपकी अच्छी केयर करे आफ्टर ट्रांसप्लांट। और ये कम से कम विज़िट इनिशियली तो एवरी वीक, फिर एवरी 2 वीक्स के बाद फिर वंस अ मंथ ज़रूर होती है। दूसरी जो लोग गलती करते हैं, अपने तौर पे या जनरल फिजिशियन से या किसी और से मेडिसिन ना लें बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन का ट्रांसप्लांट की दवाइयों के साथ इंटरेक्शन है। जैसे एरिथ्रोमाइसिन एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है, या कुछ TB की दवाइयाँ या कुछ एंटी फंगल हैं, वो ड्रग के लेवल को ऊपर नीचे कर देती हैं, तो उससे या तो टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर रिजेक्शन हो सकती है। तो अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन नहीं लेनी अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो। नंबर 3, जो ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन है, सेलसेप्ट है, टेक्रोलमस है और स्टीरॉइड्स हैं, डेल्टाकॉर्टेल या प्रेडनिसोन, इनको छोड़ना नहीं है। डॉक्टर ही इसको कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, डोज डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कभी छोड़ नहीं सकते। रिसेंटली एक बच्ची का हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया, तो उसके बाद उसको बच्चियों ने, उसकी सहेलियों ने छेड़ा कि तुम्हारे मुंह पे स्वेलिंग हो गई है। उसने पढ़ा, उसने कहा कि तो डेल्टाकॉर्टेल की वजह से, उसने डेल्टाकॉर्टेल छोड़ दी, हमारे पास रिजेक्शन के साथ आई। अब आप 14, 16, 18 लाख लगा के ट्रांसप्लांट करें और छोटी सी स्टूपिड हरकत करके उसको रिजेक्ट कर लें, तो जब एक दफ़ा रिजेक्शन हो जाती है बड़ी मुश्किल से ट्रीट होती है। सेल मीडिएटेड तो फिर भी हो जाती है, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। तो यू बेसिकली आप अपना गुर्दा ज़ाया कर देते हैं। चौथे नंबर पे ये कि ट्रांसप्लांट के बाद का पीरियड मैंने बताया, रिजेक्शन, इन्फेक्शन, इन सब के लिए आप अपने डॉक्टर के साथ कौंसल करें। कोई भी बुखार होता है, कोई ज़ख़म होता है, कोई पेशाब का मसला होता है, कोई सांस ख़राब होता है, क्योंकि इन्फेक्शन में आपने मेडिसिन को क्या करना है, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन को क्या करना है, ये बड़ा केयरफुली डिसाइड करना होता है। इसी तरह से वैक्सीनेशन है, आप खामखा वैक्सीनेशन अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। जो लाइव वैक्सीन्स हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद अब नहीं ले सकते, बल्कि लाइव वैक्सीन अगर किसी को मिली है, आप उसके साथ भी आपका कांटेक्ट लिमिटेड होना चाहिए। जो दूसरी वैक्सीन हैं जो लाइव नहीं है वो ली जा सकती हैं। अगर इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू की वैक्सीन लेनी है तो अमेरिका वगैरह में एक इंट्रानेज़ल मिलती, वो नहीं लेनी, इंजेक्शन वाली आप ले सकते हैं। इस तरह और बहुत सारी केयर करनी होती है।
इसके अलावा नंबर 5 पे ये कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा नया पड़ गया, लेकिन बाकी तो आपकी बॉडी सारी वैसे ही है। आपको डाइट का ख्याल रखना है, बीपी कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, शुगर है तो उसे कंट्रोल करना है, हार्ट डिजीज़ है तो उसकी मेडिसिन खानी है, वैक्सीनेशन अप टू डेट रखनी है, मंथली लैब्स मॉनिटर करनी है, क्योंकि कुछ लोग 6 महीने बाद आते हैं, अंदर क्रियाटिनिन ऊपर जाकर रिजेक्शन हो चुकी होती है। तो ये मैंने 5-6 आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं कि विच यू मस्ट डू अगर आप चाहते हैं कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना 20, 30, 40 साल चले और रिजेक्शन ना हो। थैंक यू।